हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 6 सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर जो पृथ्वी है हमारी वो थोड़ी चपटी हुई और मध्य में उभरी हुई है। जो ग्लोब होता है पृथ्वी का लघु रूप है एवं लघु रूप में एक वास्तविक रूप में, मतलब हम जो पृथ्वी देख रहे हैं ये बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसको ग्लोब में बहुत छोटे रूप में प्रतीत करें, लेकिन ये रियल है। जो ग्लोब होता है उसका आकार और प्रकार भिन्न होते हैं। कुछ बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ला जा सकते, परंतु जो छोटे ग्लोब होते हैं वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। जो ग्लोब होता है स्थिर नहीं होता, उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लड्डू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागर को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है ना। फिर आप देखते हैं, चलिए ग्लोब के बारे में। जो ये है हमारा, ये पूरा ग्लोब है, ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे 23.2 डिग्री जो होती है वो झुकी हुई है। ये अक्ष बोलते हैं इसको, ये वाला जो पार्ट है वो अक्ष है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे सुई गुजरती है उसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। जैसे इसको ऊपर वाले को हम उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब ये पृथ्वी है अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे करके मोड़ क्या है, वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है और अपने अक्ष पे ही घूमती है। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इन दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त होती है। जैसे ये पृथ्वी हो गया, इसको एक बराबर भागों में बांटा गया, इसको उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, जबकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की कितनी है, 1/4 है। इसका माप 360 अंश यानी 1/4 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव लिखा हुआ, नीचे में दक्षिणी ध्रुव लिखा हुआ है। तो यहाँ तक के जो पार्ट है इसके ऊपर को हम उत्तरी ध्रुव, इसके नीचे का पार्ट को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र को चंद्रपुर और ब्राज़ील में बोलो हेरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त से 20 अंश उत्तर और ये बोले हेरिजोटे है वो क्या है, विषुवत वृत्त से
20 अंश दक्षिण की ओर स्थित है। हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे उत्तर को पूरा ना लिख के ऊ करके बिंदु लगा दिए, उस तरह दक्षिण को भी लिखिए जो चीज से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, जैसे ये हो गया, ये वाला जो हो गया विषुववृत्त हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा। कर्क रेखा 23/1/2, मकर रेखा 23/1/2, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। यहाँ पे जो ये वाला यहाँ तक का जो मौसम है वो उष्णकटिबंधीय होता है। यहाँ पे दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय, यहाँ पे उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय होता है। फिर इसको उत्तर शीत कटिबंध बोलते हैं, जो 66/1/2 होता है। यहाँ पे ये दोनों 23/1/2, और जो बीच वाला होता है वो 0 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों में सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा में की जो अक्षांश रेखाएं कर्क और मकर रेखा, उस समय सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसलिए सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य के ऊपर नहीं होता। ये जो हमारा पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इस पर अगर जब पृथ्वी की किरणें पड़ती है तो हमारे सिर के ऊपर होता है इन दोनों पे, लेकिन फिर उसके बाद कभी भी सूर्य की किरणें हमारे ऊपर नहीं पड़ती, वो तिरछी ही पड़ती हैं। कर्क रेखा और मकर ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी तो उत्तर ध्रुववृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तो दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। अब शीत कटिबंधीय देखेंगे उत्तरी गोलार्ध और में ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त और तो उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव के बीच ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध। शीत का अर्थ समझ में आता है कि यहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब देखते हैं, पहले तो ये रहा पृथ्वी। अब अगर इसके ऐसी रेखाएं हैं तो उसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और अगर ऐसी रेखाएं हैं तो उसको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारी की आवश्यकता हो। तो जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि वह उत्तर ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव से जुड़ने वाले संदर्भ रेखा या पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर या यामोत्तर कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, बढ़ने पर घटती जाती और ध्रुवों पर शून्य होती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई क्या होती? समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तभी सूर्य ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनते हैं। इन यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर यहाँ पे, और यहाँ से हम 180 पूर्व 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए प लगा के बिंदु का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक है 180 डिग्री और 180 डिग्री पूर्व पश्चिम में एक ही रेखा
पर स्थित होती है। मतलब यहाँ से जो है 180 डिग्री शुरू होती है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर में अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित। अब उन बिंदु को देखें जहां से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट। यह बिंदु धुबरी की स्थिति को समझाती हैं। अब ये क्या है, पूरे वर्ल्ड का मैप है ना। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ से आगे बढ़ने पर जो होता है वो जो समय है वो बढ़ते जाता है और जहाँ पे से पीछे जाने पर समय जो है घटते जाता है। ये क्या है दोस्तों, ये है ग्रीनविच रेखाएं। अगर हम इसके आगे जाएंगे तो हमारा एक एक घंटा बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो 1 घंटे अगर इधर जाएंगे तो 1 बजेगा, फिर इधर जाएंगे तो 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4, उसी तरह ये बढ़ते जाएगा। भारत में कितना आता है, 5 सही 1/2 आता है ना। तो अगर यहाँ 12 बज रहा है तो फिर इसका हम गुणा करके मिनट में निकाल के करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कब सूर्य निकलेगा। फिर उसी तरह अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा जो समय है वो घटता जाएगा। हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा समय बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो हमारा समय घटता जाएगा। इसी चीज़ को वो बता रहे हैं। अब देखते हैं देशांतर और समय। समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति, सूर्यास्त और सूर्योदय प्रतिदिन होता है। तो स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाइयों से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय सूर्यास्त का समय लंबा होता है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब देखते हैं, जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। मतलब 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो फिर उसमें हमें समय निकालना है तो कैसे करेंगे, 15 का जो मल्टीप्लाई है वो किससे करेंगे, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 घंटा। जैसे यहाँ पे 12 बज रहा है तो वहाँ पे कितना बजेगा, 1 बजेगा। इसी चीज़ को बताया जा रहा है। लेकिन जो पश्चिम में अगर हम 15 डिग्री हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ 12 बज रहे थे तो 60 मिनट आया था हमारा, तो इसमें एक हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे 11 बजेंगे। इस समय इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। दिए गए देशांतर एवं उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है। ये है हमारा भारत। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 68 डिग्री पूरब, 82 1/2 पश्चिम और 97 डिग्री पूरब। मतलब उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों पर समय समय तैयार करना ठीक कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है। जैसे गुजरात और असम में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो इस यामोत्तर रेखाओं को स्थानीय समय में पूरे देश का मानक समय माना गया। जैसे मानक समय यहाँ से खींची गई है जो भारत से भी होकर गुजरी है। इसी का मान कितना होता है, 82 डिग्री 1/2 यानी 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है।
इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय मतलब IM भारतीय मानक समय माना गया। तो जैसे भारत में ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट हो रहा है स्थित, तो यह समय ग्रीनविच में 5 घंटे 30 मिनट आगे हो। तो इस मान को कैसे निकालते हैं? तो 82 में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? 4 का, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, कितना आ गया? 328 आ गया। अब 1/2 बोल रहा है तो 4 का आधा 2 कितना हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 330। हमारे पास कितना आ गया? 330 मिनट। अब इस 330 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो 5 घंटे और ये 5 है तो इसको कितना लिख देंगे? अब 5.5 आया था हमारे पास, है ना। तो फिर ये 5 घंटे हो गया और इसको 1.2 लिख देंगे। 5.5 घंटे आ गया। अब इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। अगर लंदन में 2 बज रहा है तो भारत में 2 + 5 कर देंगे तो 7:30 बजेगा। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये हो गया हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो ये हो गया। फिर इसके अगले चैप्टर में भी हम देखेंगे कि कौन से समय जब जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे कितना कितना घूमता है, वो किसका चक्कर लगाता है। तो ये सब अगले चैप्टर में हम देखते हैं।